भाई पैसे तो पूरे ठोक बजा के ले रहे हैं। अच्छा। पर माल वो नहीं दे रहे जो चाहिए। लोगों को मैंने से उठा के रखते हुए देखा स्विफ्ट को। क्या बात कर उन्होंने ऐसे उठा के रख दिया पीछे जैसे कागज उठा रहे हो यार। रिव्यू के अंदर ये कहाँ से आ जाएंगी चीज़ें। जी बिल्कुल। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो कि किस हिसाब की गाड़ी आपको चूज़ करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप कई चीज़ें नेगेटिव तो बता रहे हो और साथ में ये भी बता रहे हो कि ये पॉकेट में उतनी भारी नहीं पड़ती। जब इस गाड़ी में इतनी दिक्कत आप बता रहे हो फिर भी इसको सबसे ज़्यादा क्यों चला रहे हो। तो अभी मैं रोहित को थोड़ा सा गाड़ी से चिपकने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब सट के खड़े होने के लिए। ये दीपक भाई बोल रहा है भाई बिना बात में गड्ढे हो जाएंगे गाड़ी में। तो जैसा कि दीपक भाई से पहले आप मिल चुके हो, अब दीपक भाई के पास दूसरी गाड़ी भी है, तो वो बोल रहे हैं कि यार इसका भी मैं शेयर करना चाहूँगा। ये है स्विफ्ट 2016 मॉडल, 95,000 चल चुकी है। तो हमने कहा ज़रूर यार, हमारा काम ही यही है कि लोगों का जो है एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना। बताइए दीपक जी, क्या इसमें आपको अच्छी चीज़ें लगी और क्या बुरी चीज़ें लगी। वैसे एक सेकंड भाई गाड़ी तीनों टाइप की रख रखी है। जो एसयूवी का मजा लेना चाहता है वो फॉर्च्यूनर के ऊपर, जो ज्यादा चलना चाहता है वो ये वाली है। सोफिस्टिकेटेड गाड़ी होंडा सिटी भी। ये क्या, ये एज पर द रिक्वायरमेंट है। जब फैमिली के साथ जाना हो तो फॉर्च्यूनर घूमने फिरने के लिए, और जब मार्केट के काम से अकेला घूमना है, जो हमारा फैमिली बिजनेस उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम स्विफ्ट निकाल लेते हैं। सिंगल बंदे के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है, माइलेज मशीन है, कैसे भी चलाओ 20+ देगी। तो यार क्या शेयर करना चाह रहे थे, काफ़ी दिनों से फ़ोन भी आ रहा था भाई साहब, आओ शेयर करना है कुछ इसके बारे में। कुछ अच्छी बातें भी जानेंगे और कुछ नेगेटिव भी जानेंगे, दोनों इस गाड़ी के। भाई देखो, अच्छाई तो हर कोई बताता है, मैं सबसे पहले इसकी बुराइयाँ बताऊँगा। जो बुराइयाँ हैं, सबसे पहले इसकी है गाड़ी की क्वालिटी। अच्छा। जो इंडियन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उस हिसाब से मारुति वाले गाड़ी नहीं बनाते बिल्कुल भी। क्या उस हिसाब से पैसे ले रहे हैं आपसे। भाई पैसे तो पूरे ठोक बजा के ले रहे हैं। पर माल वो नहीं दे रहे जो चाहिए। वैसे गांव में होता है, दूध के पैसे नहीं देते, पानी मिला के दे देते हैं। तो ये वो काम कर रहे हैं। ये नई नई टर्म्स यूज करते हैं, पता नहीं कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर, लाइट हैवी हो गया, ये हो गया, पूरा लोगों को टोटली बेवकूफ़ बनाते हैं। ये गाड़ी जो पहले आती थी, मैंने खुद से इन सारी गाड़ी यूज़ करी है। मैं आपको बताता हूँ, जो 2008 में स्विफ्ट आती थी, 8 या 9 में, इसमें पीछे लाइटें दिखती भी नहीं थी। उस गाड़ी का वजन कम से कम 1150 से 1200 किलो वजन होता था। फिर उसके बाद एक ऐसा वर्जन आया जिसमें थोड़ा सा अपलिफ्ट करा, जिसमें पीछे वाले जो टेल लैंप्स थे वो थोड़े क्लियर हो गए, उसमें बल्ब दिखने लग गया। उसमें उन्होंने 100 किलो वजन घटा दिया। घट गया। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर ये आ गया, थोड़ी सी शेप बदल दी, थोड़ा सा बम्पर वम्पर चेंज कर दिए इन्होंने, फिर इसमें 100 किलो और घटा दिया। और अब सीधा 200 किलो घटा दिया। बोले 100 किलो वेट रिडक्शन नहीं, 200 करते हैं। अब वो सारी गाड़ी नए वाली 800 किलो में बना के दे दी। ये छोटी सी गाड़ी, इसका भी 1100 किलो वजन है यार। मैंने खुद इसको कांटे पे खड़ा कर रखा है, खुद इसका वेट करा था। इसका 1080 किलो वजन आता है। इसमें बाकी सीट कवर, मैट वैट लगा के इसका तकरीबन 20 किलो वजन इसकी एसेसरी लगवा के बढ़ गया है। इसका पूरा 1100 किलो वजन था। माइलेज में कितना फर्क आया दोनों जनरेशन के बीच में। भाई माइलेज में तो 19-21 का ही आया है। माइलेज में तो जैसा वेट घटाओगे वही बात है, पतला बंदा भाग तो तेज सकता ही है। वैसे ही वही बात है, चादर हल्की है, सब कुछ हल्का है, तो भागेगी वो खूब, भागने को बना थोड़ी करेगी। पर उसको ठा कोई भी ले जाओगा। अरे मैंने ऐसा भी देखा मार्केट में कई बार, कई स्विफ्ट जैसे अपना जो शहर लगता है वहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। कई ऐसे छोटी गाड़ी वाले ऐसे लगा चलते हैं हमारी क्या गाड़ी रास्ते में अड़ेगी। लोगों को मैंने से उठा के रखते हुए देखा स्विफ्ट को। क्या बात कर। उन्होंने ऐसे उठा के रख दिया पीछे जैसे कागज उठा रहे हो यार। अच्छा रख देते हैं भाई। 2 बंदे पीछे से लगे, उन्होंने गाड़ी पूरी चेंज कर दी। बोला यार समझ नहीं आता कैसे। मैं बोला अगर इसकी जगह कोई फॉरवर्ड गाड़ी होती तो इसलिए इजीली नहीं उठती, मेरे हिसाब से टाटा भी नहीं उठती। थोड़ा हैवी मटेरियल तो बनाते हैं, चलो ये तो ऑलमोस्ट जग जाहिर सी बात है, सभी को पता है। इसके अलावा बताओ आप। भाई इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे मतलब लोकल में जो कंपनी है उनसे कभी बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अच्छा। मतलब सर्विस की बात कर। हाँ, सर्विस के रिगार्ड में बताऊँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसके आपको कौन से बताऊँगा। प्रोज तो सब जानते हैं इनके। एक तो वो ज़्यादा स्टाफ टेक्निकल नहीं होता। मेरे को ये भी लगता है कि वो लोग थोड़े से मतलब उस टेक्निकल लेवल की पढ़ाई नहीं करी होती उन्होंने, जो समझ सके, जो और कंपनियों में जैसे टोयोटा में और मैंने होंडा में महसूस किया है, उस हिसाब का टेक्निकल स्टाफ इनके पास नहीं होता। वही देसी जुगाड़ सा होता है ना, जुगाड़ टाइप होता है। कभी किसी गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई, मैं कोई बार अपने पार्ट चेंज कराने जाता हूँ तो मेरे को पता लगता है मेरी गाड़ी में एक चीज़ कम हो गई है। अच्छा जी। हाँ होता है, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि देखो जो गाड़ी को अच्छे से केयर करके रखता है ना, वो छोटे छोटे पॉइंट्स को पिक करके रखता है कि भाई मेरी गाड़ी में ये था और ये नहीं है। 100%। एक बार आप झूठ मानोगे कि जो एक डोर ट्रिम के ऊपर एक नट के ऊपर एक कवर होता है हल्का छोटा सा, अगर वो नट विजिबल हो तो गाड़ी बहुत भद्दी लगती है। और जब मैं वहाँ पे सर्विस सेंटर में गया
तो मैं जब लेने रिसीव करने गया, मैं बोला इसमें क्या हो गया? बोला सर आप बोल रहे थे ना खटर खटर की आवाज़ रही तो टूट गया था। और मैंने ध्यान से देखा वो पार्टी चेंज हो रखा था, वो मेरा था ही नहीं। और वो नॉर्मली लोगों का खोलते वक्त बहुत सारी गाड़ियों का, मतलब अगर 100 में से 90 गाड़ियाँ खुलेंगी तो टूट ही जाता है। मैं बोला मैं भाई ये कैसे हो गया? बोला सर ये तो आपका खोलते हुए टूट गया था। मैं फिर ज़्यादा बहस नहीं की, मैं बोला हाँ मैं समझता हूँ भाई मारुति का जो वर्कमैनशिप हो कैसा है मेरे को पता है, वो चीज़ें इधर से उधर करना उनका है। तो ये चीज़ तो मेरे भाई एक ओनर जो है वही बता सकता है जो कि गाड़ी रख रहा है पर्सनल जो है ना। रिव्यू के अंदर ये कहाँ से आ जाएंगी चीज़ें? तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो कि किस हिसाब की गाड़ी आपको चूज़ करनी चाहिए। कुछ दिनों पहले हमने एक सियाज का यूज़र एक्सपीरियंस लिया था, उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी कि वो किसी नॉब को निकाल के दे देते थे कस्टमर को कि इसको घर लेके जाओ, यहाँ चोरी हो जाएंगे। मैं आपको अपनी गाड़ी में निकाल के दिखा देता हूँ, वो मुझे देते नहीं, बस उनको पता नहीं है उनकी गाड़ी का, उन्होंने नोटिस कर रखा होगा तो निकाल के दे देते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ऑर्डर भी नहीं होते। अब गाड़ी में आपने जो दिखाया था उसमें क्या था, ये एसी का नॉब होगा या स्टीरियो का नॉब होगा, वो पूरा कंपनी का जो फिटेड आएगा उसके साथ आएगी, उसके मेरे हिसाब से 60 से 65 हज़ार रुपये कॉस्ट होती है। अब वो एक अलग से नॉब तो ला के दे ही नहीं सकते, उनको पता है मिलेगा ही नहीं, इसलिए सोचते इससे बढ़िया खूजा तो दे दो उसको। और ये भी सुनने में आया था कि इन्होंने जो है मेमोरी कार्ड जो म्यूजिक सिस्टम में आता था वो भी बंद कर दिया है, क्योंकि वो निकाल लेते थे सर्विस के टाइम पे, और ये कस्टमर ही बताते हैं और कोई नहीं बताएगा आपको। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर कैबिन इंसुलेशन, जो बिल्कुल मतलब थर्ड क्लास होती है। जैसे नैनो में भी इससे बेहतर थी, उसमें 3 सिलेंडर फटफट का इंजन होता था, वो भी ठीक ठाक चलता था। इसमें कैबिन इंसुलेशन के नाम पे बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इतने अंदर रोड की आवाज़ जाती हैं, इंजन की तो आवाज़ें चलो फिएट का इंजन इसमें आवाज़ आती हैं, मगर इसमें जो सीटें हैं उनसे चर चर की खिड़कियों में से मतलब आज तक पता नहीं लगा। आज मेरे मतलब जब से मैंने गाड़ी खरीदी है इसके हैंड ब्रेक के पास एक आवाज़ आती है, और मैंने उसमें फोम भी लगवा लिया, सब कुछ लगवा लिया, वो आज तक आवाज़ नहीं गई है। तो ऐसा भी तो हो सकता है आप एक होंडा सिटी यूज़ कर रहे हो, उसके बाद जो है आप फॉर्च्यूनर यूज़ कर भैया रहे हो। होंडा सिटी तो मैंने भी लिया है। अच्छा। चलाते तो मैंने आपको खुद बताया ना कि एक गाड़ी तो 7 साल में 1 लाख किलोमीटर चल रही है, ये 2.5-3 साल में 1 लाख किलोमीटर चल रही है। तो आप खुद भी देख सकते हो कि रनिंग तो इसी में होती है मेरी। मैं जो मेनली मेरा टाइम स्पेंड होता है वो इसी गाड़ी के साथ होता है, और मैं अकेला ही ड्राइव करता हूँ मेनली। इसमें ये है, इसमें मतलब कंपनी ने कैबिन इंसुलेशन बढ़िया नहीं करके दे रखी है। आप कहीं भी दिखा लो, अगर इस पर नॉर्मली ऐसे हाथ भी दबाते हैं ना तो ये दब जाती है। तो एक बात बताओ मेरे को, आप जब इस गाड़ी में इतनी दिक्कत आप बता रहे हो फिर भी इसको सबसे ज़्यादा क्यों चला रहे हो? बस एक तो माइलेज का चक्कर देखना पड़ता है, और दूसरी बात जो मेरे एसयूवी और सेडान है उनको पार्किंग की काफ़ी दिक्कत होती है। आपको बताया कि मार्केट एरिया में काफ़ी टाइट स्पेस होता है, और इतने एरिया में इसको अगर कहीं से लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लग गई तो हो जाएगी पेंट। उनमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसका सर्विस बहुत ही नॉमिनल होता है, 5-4 हज़ार रुपये में सर्विस होकर घर आ जाती है गाड़ी। 5-4 हज़ार के अंदर आप कैसे बता रहे हो? हमें तो कई लोगों ने ये बताया कि 7-8 तक जो है वो सर्विस होती है डीजल गाड़ी की जो है उनकी। देखो तो ऐसा क्यों? वो लैक ऑफ नॉलेज है, वो जो जहाँ पे सर्विस एडवाइज़र जैसे बोलता है कि सर ये करा लो वो करा लो, वो कुछ चीज़ें मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल टर्म के साथ बता सकता हूँ कि वो अननेसेसरी बोलते हैं। जैसे ब्रेक क्लीनिंग, ब्रेक क्लीनिंग जो कंपनी रेकमेंड करती है वो कहते हैं भाई 30,000-40,000 रुपये एक बार करा लो, मोर देन सफिशिएंट है। अब भाई उसमें तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि रेत घुसा रहे हो, पत्थर मार रहे हो, तो समझने वाली बात है। अब उसके लिए 800-900 रुपये चार्ज कर लेते हैं। आप खुद देखो, टैक्स वैक्स लगा के 1,000 रुपये हो गया यार। अगर जो 8,000 रुपये बता रहे वो चीज़ हटवा दो। वो डोर लुब्रिकेशन के नाम पे बोलते हैं भाई डोर की लुब्रिकेशन करा लो, आपकी डोर आवाज़ें नहीं करेंगे। अरे रबड़ क्या होता है यार, नॉर्मल कहीं पे भी जाके पुलिस का कपड़ा आप भी लगवा लोगे ना, वो भी उनके तेल से ज़्यादा काम करता है। वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के नाम पे बोलते हैं इंजन फ्लशिंग, बोला ये करा लो, डीकार्बनाइजिंग करा लो। भाई क्या है ये? अरे यार कंपनी ने, आप सर्विस मैनुअल पढ़ो, उसमें किसी भी नॉर्मल सर्विस में 4 चीज़ें लिखे होते हैं। आप बोलते हैं भैया एयर फिल्टर बदलवा लो, इन गाड़ियों के लिए स्पेशली मारुति के लिए इंजन ऑयल बदलवा लो, और भैया क्या बोलते हैं वो एक नीचे से ड्रेन प्लग बदलते हैं। 4-5 चीज़ें होती हैं जो होती हैं। उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में आपको लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट है, कोई काम है तो आप कराओ, अदरवाइज क्यों बिना बात कर सको? फिर तो भैया आपसे मैं इसमें 15,000 का बिल बना के दिखा सकता हूँ आपको। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल समझ गया ना, टू द पॉइंट बात इन्होंने चीज़ बोली है। ये ऑथराइज सर्विस सेंटर की आप बात कर रहे हो जहाँ पर आपका इतना खर्चा आता है? हाँ बिल्कुल ऑथराइज सर्विस। इसके सारे सर्विस आज तक, चाहे इसका एक नट भी चेंज हुआ है वो कंपनी में हुआ है। हालांकि मैं इसको अपने लोकल सर्विस सेंटर में बहुत ही कम लेके जाता हूँ, मतलब कभी मेरे को फंस गया, प्रॉब्लम हो गई तो ही लेके जाता हूँ। अदरवाइज मैं इसको कहीं जहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है कि यहाँ पे हाँ सर्विस बेस्ट है, वहाँ लेके जाता हूँ। दूसरी सिटी के अंदर लेकर के जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो भी ऑथराइज्ड के अंदर। मैं अपने होम टाउन को छोड़ के दूसरे टाउन में जाता हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे पता है कि वहाँ पे क्वालिटी है वो अच्छी है। यहाँ पर आपके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे थे क्या? ऐसा तो बैड एक्सपीरियंस कुछ नहीं रहा। जैसे मैं कंप्लेंट करने गया हूँ एक दो बार, जैसे कि भैया आवाज़ आती है, मैंने आपको पता है हैंड ब्रेक के पास से आवाज़ आती है, उसको ठीक कर दो, उनसे कभी ठीक ही नहीं हुई। मैंने और गाड़ियाँ भी चलाई इसके साथ की, इससे
VDI ZDI सब ZXi सब वो नहीं आती उन गाड़ियों में, इसी में पर्टिकुलर पता नहीं वो क्या आवाज़ है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया क्या है। कब ली थी ये गाड़ी? ये 2016 अक्टूबर में ली थी मैंने, ये भी मैंने अपने बर्थडे पे खरीदी थी। मैं हर बर्थडे पे अपने आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट करता हूँ, जिसमें मेरी फैमिली की परमिशन होती है, मैं लेता हूँ। कभी स्कूटी ले ली, कभी होंडा ले ली। अभी बर्थडे कब आ रहा है भाई? 8 अक्टूबर को। इतनी दिक्कत थी तो क्या इस गाड़ी को पहले नहीं पता था आपको कि इतनी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने जो देखी थी, मेरे पड़ोस में एक 2009 मॉडल स्विफ्ट यूज़ करते थे, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे कि हल्की है हल्की, मैं भी ये सोचता यार कितनी हल्की कर देंगे, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। मगर अगर मुझे पहले पता होता कि इतनी हल्की है तो मैं नहीं भी लेता। और दूसरा मेन पॉइंट था मेरे घर पे पार्किंग के रिलेटेड। कहीं ना कहीं आप कई चीज़ें नेगेटिव तो बता रहे हो और साथ में ये भी बता रहे हो कि ये पॉकेट में उतनी भारी नहीं पड़ती। बिल्कुल भाई, पॉकेट में बिल्कुल भी भारी नहीं। जब मैंने बता दिया कि 5,000 रुपये में सर्विस होकर घर आके खड़ी हो जाती है डीजल की गाड़ी, भाई इससे सस्ता तो क्या लोगे, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। इस गाड़ी को क्यों खरीदें लोग? ना खरीदने का तो बता दिया आपने, खरीदने का एक तो पॉकेट फ्रेंडली होगी। बिल्कुल। दूसरी बात भाई, इस गाड़ी को अगर आप प्यार से चलाओगे, जो इंडियन रोड पे जो स्पीड लिमिट है 60-70 मैक्सिमम होती है, अगर आप उसके हिसाब से चलाओगे तो ये गाड़ी बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको इसकी हदों पे कभी नहीं लेके जाना है, ठीक है। ये अकेले आदमी के हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी है, मस्त चलती है, आवाज़ सब कुछ ठीक ठाक है, ये इसका बेस्ट चीज़ है। इसी चीज़ को मैं मानता हूँ कि इस वजह से ले लेनी चाहिए। रीसेल के बारे में क्या कहना है आपका? भाई रीसेल में तो मारुति गाड़ियाँ धूम मचाती हैं, रीसेल में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो रीसेल देखते हुए नई गाड़ी ले लेते हैं। वो कोई किसी गाड़ी को खरीदने का स्टैंडर्ड नहीं होता। अब जैसे मैं बताऊं, इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी अपनी गाड़ी खरीदूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं स्कोडा या फोर्ड की खरीदूंगा, क्योंकि आपको भी पता है स्कोडा और फोर्ड बेस्ट है बिल्ड क्वालिटी में जी। आपने देखा मैं गाड़ी लेता हूँ उसको बेचता नहीं हूँ इजीली, ये मैंने बेची भी थी, बेच के ब्याज देके इंटरेस्ट देके वापसी ले आया था अपने घर पे इसको। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल। ये गाड़ी जब मैं होंडा लेके आया था तो मैंने सोचा कि यार होंडा से मेरा काम चल जाएगा, मगर जब मैंने महसूस किया कि वो मेरे पॉकेट पे थोड़ा भारी पड़ रही है तो मैं इसको वापसी दे के ले आया था। अच्छा। इसको मैंने 3 महीने दी, उसको जो मैंने दी थी ये गाड़ी लगभग 69,000 चली हुई थी, उसके पास 3 महीने रही, वो 71,000 चलाई थी उसने, बस 2,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी ना, उसने अपने नाम करवाई थी, मैं लेके आ गया था उसको। उसके पैसे भी दे के मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो दे नहीं रहा था, पर रिक्वेस्ट करने पे वो मान गया, उसने मेरे को दे दिया। ये गाड़ी बेस्ट है डीजल में छोटे सेगमेंट के लिए, धीमे चलाओ, प्यार से चलाओ, सीट बेल्ट पहन कर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, कभी भी मारुति का प्रोडक्ट खरीदो तो बेस मत खरीदो मेरे भाई। इनकी जो टॉप फीचर है ना, वो गाड़ियों के बेसिक फीचर है, ध्यान रखना, और बेसिक चीज़ों से आप कभी भी हट नहीं सकते। नहीं, आजकल अगर मेरा बिल्कुल थोड़ा सा उल्टा थिंकिंग है, ये हो सकता है इनका पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे कि इनका नेक्सा के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, जिसके अंदर सिग्मा वगैरह आता है, उसमें एयरबैग, ABS, EBD जो है, हाँ, वो स्टैंडर्ड आ गए। हाँ, ये स्टैंडर्ड आप जो इनके बेसिक सेफ्टी फीचर है ना, आप कभी भी देखना कि आपकी भी और कंपनी गाड़ी देखो, जैसे हुंडई गाड़ी देख लो, उसमें 6 एयरबैग i20 में भी ऑफर होते हैं। आप मेरे को मारुति की एक भी गाड़ी बताओ जिसमें 6 एयरबैग ऑफर है। मारुति की तो रेंज में कोई गाड़ी ऐसी है ही वो नहीं। तो चाहे आप टॉप ले लो, चाहे टॉप से टॉप ले लो। हाँ, अब 2 एयरबैग तो भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिए हैं कि भाई इनके बिना तो आप बेच ही नहीं सकते। लेकिन इन्होंने थोड़ा दिन पहले ही शुरू कर दी थी, ये भारत सरकार ने बोला था उससे पहले ही। तो नेक्सा शील्ड के नाम से है इनका कुछ, बाकी आपको पता है कि शील्ड कितनी मजबूत है कितनी नहीं। तो यही था, कस्टमर भी अब समझने लग गए हैं कि मारुति कहाँ पर किन चीज़ों में कमी करती है, और जो फर्स्ट टाइम बायर हैं उनको समझना चाहिए कि क्या आपकी नीड है और आप किस प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं, ताकि आप पैसे खर्च करने के बाद ये चीज़ों को ना समझें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये सारी की सारी जानकारी इन्होंने आपको दी है जिन्होंने 90,000 कितनी 96 ये 95,000 चल चुकी है। 95,000 गाड़ी चला चुके हैं, मारुति यूज़र हैं, और भी गाड़ियां रखी हुई हैं, तो इन्होंने साफ स्पष्ट चीज़ें आपको बताई, क्या अच्छी चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। स्मार्ट ऐप है, डिसीजन आपका है, ऐसा नहीं है बुरी गाड़ी है, कुछ चीज़ों के अंदर ये सबसे बेहतर भी है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर लगा लीजिएगा, और 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। एंड फिर से धन्यवाद बोलना चाहेंगे दीपक को। वेल, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जय।